यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था ना, यहाँ आपकी क्यूज बनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगला हम चल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि रेडी क्यू और वेरियस आईओ डिवाइसेस क्यूज जो हमने यहाँ पर देखी थी, हम यहाँ से आगे से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये क्यूइंग डायग्राम आपके सामने अभी नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूइंग डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट्स क्यू, रिसोर्स और फ्लोस, ठीक है। तो यहाँ पर रेडी क्यू भी दिखाई गई है। ये रेडी क्यू है, ठीक है। तो रेडी क्यू के अंदर जाहिर है वो जॉब्स जो रैम के अंदर मौजूद है और जिनको एग्जीक्यूट होना है वो रेडी क्यू में मौजूद होंगी। अब सीपीयू जाहिर है जब असाइन हो जाएगा जॉब्स को तो वो सीपीयू के पास आ जाएंगी, रनिंग स्टेट में आ जाएंगी। तो रनिंग स्टेट के अंदर आ जाएंगी रेडी क्यू से, यानी कि यहाँ पर ये दिखा है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आएंगी। अब रनिंग स्टेट से हो सकता है कोई आईओ की रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है। चलते चलते कोई आईओ, कोई इंटरप्ट आ गया, कोई आईओ की रिक्वेस्ट आ गई, तो आईओ की फिर वो रेडी क्यू से कहाँ पर आ जाएगी, आईओ क्यू में आ जाएगी। आईओ क्यू मतलब वही डिवाइस क्यू जिसको हम कह रहे हैं, डिवाइस क्यू में आ जाएगी। यानी कि उसके अंदर फिर उसको आईओ के लिए फिर यहाँ आगे जाके उसको आईओ की सर्विस मिलेगी, प्रिंटर हो या कोई भी जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, उसकी उसको सर्विस यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो रनिंग स्टेट से वो जो है आईओ की रिक्वेस्ट से उसको आईओ के क्यू में भी डाला जा सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर दिखाया गया जैसे टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया। टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड का मतलब क्या है कि 2 मिली सेकेंड उसके पास थे, फिर उसको स्विच होना था अगले 2 मिली सेकेंड के लिए, वो फिर दूसरी जॉब के पास जाती, तो उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो गया। तो अब वो स्विच कर जाएगा, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के ऊपर चला जाएगा। तो उस सूरत के अंदर जो है ना जाहिर है वो प्रोसेस जो है वो निकल के दोबारा कहाँ चली जाएगी, वो रेडी क्यू में चले जाएगा। वो प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक है, ठीक है। यहाँ से निकल के दोबारा से वो रेडी क्यू में चला गया। तो आईओ से भी वो रेडी क्यू में आ जाएगा, आईओ कंप्लीट होने के बाद दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा वो रेडी क्यू में आ जाएगा, फिर रैम में, यानी कि रैम में आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे दिखाया है एक सिचुएशन ये है फोर्क का चाइल्ड। फोर्क का किसे कहते हैं, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना हो तो फोर्क की कमांड एक्चुअली लिनक्स की कमांड है। किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम फोर्क की कमांड यूज करते हैं लिनक्स के अंदर। तो फोर्क का चाइल्ड, अगर किसी चाइल्ड को स्टार्ट करना हो तो चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड जो है यानी कि पैदा होगा, और फिर चाइल्ड जो है वो भी रेडी क्यू में चला जाए एग्जीक्यूट होने के, वो भी रेडी क्यू में चला जाएगा। और अगला दिखाया गया है वेट फॉर एन इंटरप्ट, यानी कि आप कोई इंटरप्ट का वेट कर रहा है कि कीबोर्ड से कोई की प्रेस हो जाए या माउस से कोई क्लिक हो जाए, उसके लिए अगर वेट कर रहा है, कोई अगर इंटरप्ट अकर हो गया उसका अगर वेट कर रहा है, तो फिर उसके लिए उस सूरत में भी वो ज़ाहिर है रनिंग स्टेट से निकाल के उसको दोबारा से रेडी क्यू में लाएगा। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सीपीयू जब रन कर रहा है रनिंग स्टेट से दोबारा से, वो ये सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से दोबारा उसको जो है वो रेडी क्यू के अंदर दोबारा दाखिल किया गया, और मुख्तलिफ सिनेरियोज दिखाया गया है। आईओ के लिए यहाँ पर आईओ क्यू में जाएगा, और फिर आईओ मिलने के बाद दोबारा रेडी क्यू में, टाइम स्लैश एक्सपायर हो गया फिर वो दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। कोई चाइल्ड क्रिएट हुआ, चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो चाइल्ड की एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा से वो चाइल्ड जो है वो रेडी क्यू में जाएगा। मतलब चाइल्ड जब तक कि अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना करे वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जो है दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। और अगर इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट के वेटिंग के लिए भी ज़ाहिर है उसको रेडी क्यू में जाना पड़ेगा, जब वो प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन होने का रुक जाएगा
तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि प्रोसेस यानी कि रनिंग स्टेट से दोबारा रेडी क्यू में चीजें जा रही हैं और कुछ वजूहत यहाँ पर दिखाई गई कि क्यों जा रही है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? नो सर। अच्छा, अब अगली स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ स्केजुलर्स दिखाए गए हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म स्केजुलर, एक होता है आईओ बॉन्ड प्रोसेस या सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्केजुलर का मतलब क्या है? इसको सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म स्केजुलर भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? सेलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। कौन सा प्रोसेस अगला चलेगा, ठीक है। यानी कि सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड, अगला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है और उसको कौन सा सीपीयू मिलेगा, सीपीयू का कौन सा उसको मतलब सीपीयू उसको कब एलोकेट होगा, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यही करता है कि अगला जो प्रोसेस चलने वाले हैं उनको स्केड्यूल कर देता है कि इसके बाद ये प्रोसेस चलेगा, इसके बाद ये प्रोसेस चलेगा, इसके बाद ये अगला प्रोसेस जो चलने वाला है उसको स्केड्यूल करके रख देते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम है। समटाइम्स द ओनली स्केड्यूलर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म ही स्केड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर नहीं होता। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है, लेकिन अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दोनों होते हैं, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर भी होता है और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर भी होता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर इज इन्वॉल्व फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जल्दी जल्दी इन्वॉक होता है, यानी कि मिली सेकंड्स के अंदर इन्वॉक होता है, इसलिए इसका नाम है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म नाम इसलिए रखा है, जल्दी जल्दी इन्वॉक होता है कि अगला प्रोसेस कौन सा चलेगा, अगला प्रोसेस कौन सा चलेगा, जल्दी जल्दी जाहिर है ये बारी आती है अगले प्रोसेस की मिली सेकंड्स के अंदर, इसलिए इसका नाम रखा गया है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, मिली सेकंड्स के अंदर इसको दोबारा से इन्वोक होना पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। और अगर हम अगला देखें, अगला है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, इसको हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। रेडी क्यू में कौन सा आएगा, ठीक है। प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन रेडी क्यू में किसको लाना है, वो काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लेकिन ये जाहिर है ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इट इन्वॉल्व इनफ्रीक्वेंटली, ठीक है, इनफ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होता है ये। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकेंड्स और मिनट्स तक चली जाती है। एक्सक्यूज मी। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम क्या है कि रेडी क्यू में लाना, ठीक है, डिवाइस यानी कि जॉब्स को रेडी क्यू में लेकर आना। अब रेडी क्यू में लाने के लिए ज़ाहिर है बहुत देर बाद ये इन्वोक होता है, कभी सेकंड्स में, कभी मिनट्स में। तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मतलब स्लो है, इनफ्रीक्वेंट है, इनफ्रीक्वेंट मतलब ये कि कभी सेकंड में इन्वोक होगा, कभी मिनट में इन्वोक होगा, इसलिए इसका नाम रखा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो दोनों का काम समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये सीपीयू की स्केड्यूलिंग करेगा, अगला सीपीयू किसको, अगला टास्क सीपीयू कौन सा रन करेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म यानी कि ये रेडी क्यू में आ चुकी हैं, सारे जॉब्स रेडी क्यू में आ चुकी हैं। अब रेडी क्यू से सिलेक्ट करेगा कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है, वो शॉर्ट टर्म करेगा। जबकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये करता है कि वो रेडी क्यू में लाता है, यानी कि जॉब क्यू मतलब जॉब क्यू से, यानी जॉब कौन कौन सी एग्जीक्यूट होगी उसको जो जो जॉब्स को रैम में लाना होता है वो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रैम में लेकर आता है, रेडी क्यू में लेकर आता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है दोनों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म?
जी अच्छा, द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि जाहिर है आप हर अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीपल टास्क चल रहे होते हैं ना, विंडोज भी चल रहे हैं, मतलब एमएस वर्ड भी चल रहा है और ब्राउजिंग भी हो रही है, गेम्स भी चल रहे हैं, 10 तरह की एप्लीकेशंस खुली हुई होती है। तो ये काम जो है कि 10 तरह की एप्लीकेशन चले, ये काम है लॉन्ग टर्म स्केजुलर का। लॉन्ग टर्म स्केजुलर मुख्तलिफ जॉब्स को रैम के अंदर लेकर आएगा कि कौन कौन सी जॉब्स चलनी चाहिए। वो ये नहीं करेगा कि सिर्फ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सारी जॉब्स ले आए, बाकी सबको जो है ना वो पेंडिंग में डाल दे के रेडी क्यू में लेकर ना है। इस तरह तो फिर आपको लगेगा कि सिर्फ एमएस वर्ड पे ही आप काम कर सकते हो, बाकी सब हैंग हो जाएंगी एप्लीकेशन, यानी बाकी सब रेस्पॉन्ड नहीं करेंगी, बाकी सबके लिए वो वेटिंग स्टेट पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर बड़ी टेक्निकली वो पिक करता है कि सारे ऐसा यूजर को फील ना हो कि कोई इसका प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सारे टास्क जो है वो रेडी क्यू में लाता रहता है और सबको चलाता रहता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। अच्छा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो अच्छी मल्टी प्रोग्रामिंग को स्टैब्लिश करता है। और प्रोसेस की अगर हम बात करें, प्रोसेस को जो है ना दो तरीकों से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आईओ बाउंड प्रोसेस भी होते हैं और सीपीयू बाउंड प्रोसेस भी होते हैं। आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड। अच्छा, आईओ बाउंड का मतलब क्या है? कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं वो आईओ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम उनका लग रहा होता है, इनपुट आउटपुट के अंदर। कंप्यूटेशन में कम टाइम लग रहा होता है उन प्रोसेस का, आईओ के अंदर बहुत टाइम लग रहा होता है। ठीक है, यानी कि बार बार डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, या बार बार जो है वो क्लिक करने की जरूरत पड़ती है माउस से या कीबोर्ड से, या बार बार जो है प्रिंट आउट पे जा रहा है। आईओ के ऊपर बार बार जो है ना वो आईओ का काम ज्यादा है, कंप्यूटेशन का काम कम है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस, इनके अंदर आईओ बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरे प्रोसेस होते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस के अंदर कंप्यूटेशन ज्यादा होती है। ठीक है, आईओ का पार्ट बहुत थोड़ा होता है, वेरी वेरी लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट। यानी कि सीपीयू बर्स्ट का मतलब यही है, कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा होती है, आईओ बहुत कम होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर यही काम करता है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर आईओ बाउंड, अगर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर सारे आईओ बाउंड प्रोसेस को रेडी क्यू में ले आएगा तो फिर तो बहुत सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो सब वो फिर वेट करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस का सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेस को रेडी क्यू में लाएगा तो आईओ वाली सारी चीजें, आईओ वाली बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली जाएंगी। तो वो करता ही यही है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के, मिक्स कर उठाता है दोनों का। वो देखता है कि आईओ बाउंड भी आ जाए, सीपीयू बाउंड भी आ जाए, दोनों का मिक्सचर आ जाए, ताकि सही तरीके से सीपीयू यूटिलाइज हो और डिले भी इस तरह से जो है ऑप्टिमल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यही लिखा है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स। ठीक है, यानी कि प्रोसेस मिक्स का मतलब यही है कि आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड दोनों का मिक्सचर लेता है और दोनों का ऐसा पिक करता है सोल्यूशन कि दोनों ऐसे आ जाए कि डिले भी कम आए और दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहे। तो ये क्लियर होगी पॉइंट? जी सर, क्लियर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि स्केड्यूल शॉर्ट टर्म स्केड्यूल और लॉन्ग टर्म स्केड्यूल है, तो एक स्केड्यूलर जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? नहीं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर अलग है, लॉन्ग ऑपरेट अलग है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर एक विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें एक स्केड्यूलर जो होगा, जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, तो वो स्केड्यूलर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। हाँ, या स्केड्यूलर यानी कि विंडोज एक नहीं, इसमें देखें स्केड्यूलर दोनों दो ही होंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है एक भी हो सकता है, लेकिन एक जो होगा, अगर एक होगा तो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? रेडी क्यू में लाने के लिए, जॉब्स को रेडी क्यू में लाने के लिए जो स्केड्यूलर है वो लॉन्ग टर्म है, और रेडी क्यू से एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्केड्यूलर है वो शॉर्ट टर्म है। सही है, तो बाय डिफॉल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ बेसिकली। स्केड्यूलर दोनों अलग अलग है, यानी कि ये इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ये स्केड्यूलिंग जाहिर है पहले लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर चलेगा, और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर ठीक है, पहले बिल्कुल जो है ना पहले रेडी क्यू में लेकर आ जाएगा। जब रेडी क्यू में आ जाएंगे
उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए फिर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर पिक करेगा जॉब। सर बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि एक वक्त में एक ही स्केड्यूलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कि विंडोज जो है वो शॉर्ट टर्म यूज कर रहा है और लिनक्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है और मैक जो है वो कोई यूज कर रहा है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली मतलब ऑपरेटिंग के कॉन्सेप्ट में जब हम भी स्केड्यूलर की जब भी बात करेंगे तो इट्स मीन के स्केड्यूलर हमारे पास दो हिस्सों में होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा जो रैम के लिए यूज होगा और एक शॉर्ट टर्म होगा जो सीपीयू के लिए यूज होगा। ये जिनके अंदर जिन ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडी क्यू बनती है, जॉब क्यू बनती है, सॉरी रेडी क्यू बनती है, और जो रनिंग में जाते हैं वो दोनों यही स्केड्यूलर यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं वो रेडी क्यू नहीं बनाते ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अब वो अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, क्योंकि जाहिर है वो डायरेक्टली जो है ना वो पिक कर लेते हैं जॉब क्यू से, डायरेक्ट पिक करके रन कर देते हैं। वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे ना पता नहीं चल, उसके अंदर जो है ना जाहिर डिले आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जॉब क्यू का मतलब है वो रैम में ही नहीं है, ठीक है, यानी कि वो फिर वो रैम में लेकर आते हैं और फिर उसको चलाते हैं, तो टाइम लग जाता है। अच्छा, एक एडिशन ऑफ मीडियम टर्म स्केड्यूलर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको भी यूज करते हैं, मीडियम टर्म स्केड्यूलर। इट कैन बी एडेड इफ डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स नीड्स टू डिक्रीज, सॉरी, ठीक है, यानी कि अगर हमें होता क्या है कि चलते चलते ना ये यूज किया जाता है, वैसे विंडोज वगैरह भी यूज करते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलर। इसका काम ये क्या होता है, काम ये होता है कि रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, स्टोर ऑन अ डिस्क, ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। यानी कि इसका काम होता है स्वैपिंग वाला। क्या क्या मतलब कि जैसे चलते चलते रनिंग कंडीशन से इसको, जैसे आपका प्रोसेस है, ये दिखाया प्रोसेस जो है वो चल रहा है, पार्शियली स्वैप चलते चलते उसको जो है स्वैप कर दिया, स्वैप आउट कर दिया, ठीक है, और बाहर बाहर ले गया उसको मेमोरी से, और उसको मेमोरी से लेकर उसने उसको जो है ना या तो उसको आईओ में डाल दिया या उसको रेडी क्यू में डाल दिया, सॉरी आईओ में डाल दिया, कोई आईओ जनरेट हो गया, वो आईओ में चला गया, आईओ मिलने के बाद दोबारा वो रेडी क्यू में आ गया, रेडी क्यू मिलके फिर वो सीपीयू उसको मिला तो सही है, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब अगर हम इसको इस तरीके से समझें, स्टार्टिंग अगर हम यूँ करें कि सीपीयू से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, नंबर वन इसको ले, सीपीयू से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको वो कर ये सकता है कि वो उसको एग्जीक्यूट होते होते उसको सीपीयू से बाहर निकाल दे, बाहर निकाल के उसको रेडी क्यू में ले जाए, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसका टाइम स्लाइस कंप्लीट हो गया, तो उसको दोबारा से वो रनिंग स्टेट से दोबारा वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, चलते चलते प्रोसेस दोबारा, ठीक है, ये स्टेप वन ये हो गया, और इसको स्वैप आउट कर दिया 2, दोबारा से वो रेडी स्टेट में आ गया 3, ठीक है। इस तरह से भी होता है, या फिर जो है वो कोई आईओ जनरेट हो गया, कोई प्रोसेस कोई आईओ का वेट कर रहा है, तो आईओ की वजह से उस प्रोसेस को दोबारा से जो है रनिंग स्टेट से निकाल के उसको, मतलब उसी प्रोसेस के अंदर आपको कीबोर्ड से की प्रेस करवानी थी, जैसे आपको ये सी शार्प का प्रोग्राम लिखते हैं ना कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, अब वो जो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो आईओ का वेट कर रहा है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेगा तो वो आगे प्रोग्राम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, तो वो आईओ का वेट कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी वो रनिंग स्टेट से निकाल के उसको आईओ वेटिंग में डाल देता है, जब तक के कीबोर्ड से की प्रेस नहीं होती वो वेटिंग स्टेट में रहता है, और जैसे ही कीबोर्ड से की प्रेस हो जाती है, आईओ उसको मिल जाता है, दोबारा वो कहाँ आ जाता है, रेडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर रहा है ना काम, कि सीपीयू से चलते चलते बाहर निकाल देना, चाहे वो रेडी क्यू में ले आए चाहे वो आईओ में ले जाए, इस तरह का जो काम होता है ना, एक्चुअली ये काम होता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर का। मीडियम टर्म स्केड्यूलर जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है रैम फुल हो जाती है आपकी, रैम रेडी क्यू से ना बहुत सारी जॉब्स रैम में आ गई, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, अब रेडी क्यू सारी रैम फुल हो गई है, क्यों फुल हो गई है, क्योंकि रेडी क्यू बहुत बड़ी रेडी क्यू बन गई है रैम के अंदर, रेडी क्यू बन गई है रैम के अंदर, ठीक है। बल्कि यूं नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए, इसको ऐसे कहना चाहिए कि सीपीयू जो है ना, सीपीयू बहुत ज्यादा बिजी हो गया है, यूं कह लो कि सीपीयू जो है वो 100% बिजी हो गया, सीपीयू अपनी 100% एफिशिएंसी पे चला गया, ठीक है? अब जाहिर है इससे ऊपर तो जा नहीं सकता सीपीयू, अब क्या करेगा सीपीयू, अब उसके पास और रेडी क्यू से और आ रही है इसके पास, तो क्या करेगा सीपीयू फिर कहेगा भाई कुछ और प्रोसेस को रोकेगा जो काफी देर से चल रहा है, उनको रोक के बाहर निकाला जाएगा, बाहर निकाल के उसको स्वैप आउट करके कहाँ रखा जाएगा, रेडी क्यू में, क्योंकि वो और प्रोसेस के लिए थोड़ी जगह बने ताकि और प्रोसेस भी चलना शुरू हो,
तो उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा ताकि और प्रोसेस चलना शुरू हो। कभी कभी ऐसा भी होता है CPU 100% हो जाए तब भी जो है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन से निकाल के रेडी स्टेट में डाला जाता है। ये जो स्वैपिंग का काम है ना, ये सारी स्वैपिंग हो रही है। ये स्वैपिंग का काम जो है कि रनिंग स्टेट से निकाल के चाहे उसको रेडी क्यू में डाले, रनिंग स्टेट से निकाल के चाहे उसको आईओ वेटिंग क्यू में डाले। इस तरह का जो वेटिंग का जो सिनेरियो है ना, इस तरह का जो स्वैपिंग का जो सिनेरियो है ना, वो मीडियम टर्म स्केड्यूलर के जरिए पॉसिबल। मीडियम टर्म स्केड्यूलर का ये काम। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। सर इधर बेसिकली अब दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो पहले ये सर मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, पहले मुझे ये बताइए। नहीं, आप सही कर रहे हैं, सवाल करेंगे बिल्कुल। क्लास का मकसद यही है कि कोई कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए ना क्लास। जी सर बेसिकली अब ये थोड़े कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं चाह रहा हूँ ये क्लियर हो जाए ताकि एग्जाम के हवाले से ना ज्यादा फिर वो तैयारी भी ना करनी पड़े। जी एक्चुअली देखें, अब आपने यहाँ एक स्लाइसिंग का डिस्कस कर दिया कि ना मीडियम टर्म स्केड्यूलर में आपने बोला कि उसका टाइम स्लाइस पूरा हो गया, तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर ने उसको स्वैप कर दिया और उसकी जगह किसी और उसको ले आया, प्रोसेस को ले आया। सर तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमने 3 स्केड्यूलर डिस्कस किए, तो ये स्केड्यूलर किस बेसिस के ऊपर जो है ना प्रोसेस को स्वैप करेंगे, मतलब उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन कि भाई क्राइटेरिया ना, रैम। नहीं, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है, एल्गोरिदम्स है। अभी हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसके एल्गोरिदम्स हैं। ठीक तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अलग अलग एल्गोरिदम इख्तियार करते हैं स्वैपिंग मतलब सारी स्केड्यूलिंग करने के लिए। कोई फर्स्ट कम फर्स्ट ठीक है। सर्व एल्गोरिदम लेता है, और कोई दूसरा क्वेश्चन सर, जी सर दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि सीपीयू अगर 100% यूटिलाइज हो गया, तो इस सिलसिले में वो किस से कम्युनिकेट करेगा, तीनों से करेगा या किसी एक स्पेसिफिक स्केड्यूलर से करेगा कि यार इसको वो करें, ये मीडियम से करेगा ना। स्वैपिंग मीडियम करें। मीडियम जो एक्चुअली स्वैपिंग का काम मीडियम का है कि भाई निकाल के एक रनिंग स्टेट से निकाल के उसको रेडी में डाल देना। ये स्वैपिंग का काम जो है ना मीडियम का है। मीडियम इसलिए डाला, देखिए यहाँ पर लिखा है ना मीडियम। इससे फायदा क्या है, इससे जो है ना मल्टीपल प्रोग्रामिंग नीड्स टू डिक्रीज। कभी कभी बहुत सारा प्रोग्राम चल रहे होते हैं और सीपीयू जो है चलाते चलाते वो 100% पे चला जाता है। अब वो अगला प्रोग्राम आपने क्लिक किया है तो वो उसको नहीं चला पाएगा क्योंकि 100% पर है। तो इसलिए वो करता ही है कि आपका अगला प्रोग्राम भी चल जाए। और पुराने प्रोग्राम्स को जो है ना मीडियम टर्म से स्केड्यूलर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई पुराना प्रोग्राम निकाल दो ताकि मैं नया प्रोग्राम चला सकूँ। वो रेडी क्यू में चला जाता है पुराना प्रोग्राम, नया प्रोग्राम रेडी जो है ना एग्जीक्यूशन में चला जाता है। अच्छा ठीक है। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर इस सिलसिले में कोई शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर से भी वो कम्युनिकेट करता है कि प्रोग्राम मीडियम की जो है, स्पेसिंग वगैरह के लिए कि ये सीपीयू पे लोड ना करे। स्केड्यूलर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। मीडियम टर्म भी जो है वो कर सकता है शॉर्ट टर्म से। जाहिर है शॉर्ट टर्म का काम ही यही है कि ठीक सीपीयू को किसको मिलना चाहिए। तो लेकिन सीपीयू जिसको मिला हुआ है उससे छीनना वापस ठीक है। और किसी और को देना, तो ये मतलब वो मीडियम टर्म। जाहिर है सीपीयू देने का काम तो वैसे शॉर्ट टर्म का ही है। लेकिन उससे रिसोर्स लेके सीपीयू की दोबारा उसको रेडी क्यू में डाल देना, ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, मल्टीटास्किंग इन मोबाइल सिस्टम्स। अच्छा, मोबाइल के अंदर ज़ाहिर है अब iOS वगैरह वर्जन भी यूज़ हो रहे हैं। एंड्रॉइड है, iOS है एप्पल के, और वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग iOS यूज़ हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के लिए। और एंड्रॉइड आपको पता है जावा बेस्ड है जो कि चल रहा है मोबाइल सिस्टम के लिए। तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी सारे काम हो रहे होते हैं। ठीक है, स्केजुलिंग हो रही होती है, उसमें भी सारे काम हो रहे होते हैं मोबाइल सिस्टम के ऊपर भी। ज़ाहिर है प्रोसेसर उसमें भी होता है, मोबाइल में भी होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि सम मोबाइल सिस्टम अलाउ ओनली वन प्रोसेस टू रन। ठीक है, कुछ मोबाइल सिस्टम जो है वो, क्योंकि मोबाइल आपको पता है मोबाइल के अंदर मोबाइल सिस्टम के अंदर ज़ाहिर है एक तो बैटरी का मसला होता है। सेकंड ये कि वो प्रोसेसर उसका उतना तेज़ नहीं होता जितना ज़ाहिर है लैपटॉप के ऊपर आपका प्रोसेसर जो है एफिशिएंसी वाइज तेज़ होता है। तो वो कोशिश यही करता है कि एक प्रोसेस चले एक वक्त में, तब दूसरों को वो सस्पेंड कर देता है। ठीक है, iOS के अंदर खास तौर पे ये, एंड्रॉइड ज़ाहिर है उसका ज़्यादा होगा, लेकिन ये कि वो कोशिश यही करते हैं कि कुछ रुक जाए, सस्पेंड कर देते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है। बैटरी पावर वगैरह उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं मोबाइल्स के अंदर।
Due to screen real estate, user interface limits iOS provides for single foreground process. तो इसमें होता यही है कि फोरग्राउंड पे एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। जाहिर है जो यूजर इंटरफेस के ऊपर, आप मोबाइल के अंदर एक यूजर इंटरफेस पे एक वक्त में एक ही आ रहा होता है आपके पास। ये तो नहीं हो रहा था एक वक्त में 10 चीजें आपके पास आ रही है मोबाइल पे। एक वक्त में आप एक ही को यूज करेंगे, स्क्रीन पे एक ही आएगा। अगर आप इसका अभी इस वक्त आप जूम मीटिंग यूज कर रहे हो, इस वक्त आप कोई और एप्लीकेशन तो नहीं खोल सकते ना। अब खोलोगे तो इंटरफेस पे जाहिर है वो चीज़ हटेगा, जूम हटेगा। अगर चल भी रहा होगा जूम तो जाहिर है वो दूसरी ऐप चीज़ अगर चल भी रही होगी तो जाहिर है स्क्रीन आपके पास वो नहीं होगी। मल्टीपल स्क्रीन की चीज़ें मुश्किल ही है। तो हो सकता है किसी के मोबाइल पे ये फंक्शन फीचर हो तो वो कर ले, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा, एक वक्त में एक ही चल रहा होता है। मल्टीपल बैकग्राउंड प्रोसेस इन मेमोरी, बैकग्राउंड के अंदर जो है मेनी प्रोसेस चल रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहे होते क्योंकि जाहिर है वो सारी चीज़ें जो है वो मोबाइल में डिस्प्ले नहीं होती, लेकिन बैकग्राउंड में चल रही होती। तो लिमिट्स इंक्लूड सिंगल शॉर्ट टास्क रिसीविंग नोटिफिकेशन ऑफ इवेंट्स, स्पेसिफिक लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक। तो ये मुख्तलिफ इसने एग्जांपल दी। तो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं इवेंट्स के, जैसे आपके पीसी पे आ रहे होते हैं नोटिफिकेशन, मोबाइल इस तरह से नहीं दिखा रहा होता, लेकिन कोशिश करता थोड़े बहुत नोटिफिकेशन वो ऊपर अपने बार में या कहीं मेन्यू में दिखा दे, लेकिन जाहिर है उसकी लिमिटेशंस है, स्क्रीन साइज छोटा है तो वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। तो एंड्रॉइड रन्स फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड विद फीवर लिमिट्स, ठीक है, तो उसकी लिमिट्स होती है। बैकग्राउंड प्रोसेस यूजेस अ सर्विस टू परफॉर्म टास्क, सर्विस कैन कीप रनिंग इवन इफ बैकग्राउंड प्रोसेस इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो बैकग्राउंड सर्विस जो है थोड़ी देर के लिए रुक जाए तब भी सर्विस आपकी चलती रहती है, हमें पता नहीं चल रहा होता। तो बैकग्राउंड के अंदर कभी कभी वो सस्पेंड करके जो है वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करता है फिर चलाता है, ताकि मोबाइल जो है हीटअप ना हो। और क्योंकि मोबाइल में हीटअप होने का भी मसला है, बैटरी का भी मसला है, इसलिए वो कोशिश ये करता है कि वो एक वक्त में एक प्रोसेस चलाए और थोड़ा सस्पेंड कर दे। तो स्मॉल में कम से कम मेमोरी यूज़ हो, तो मेमोरी का भी मसला होता है मोबाइल के अंदर। हम तो अब सीपीयू में ज़्यादा लगा लेते हैं मेमोरी, मोबाइल के अंदर ज़ाहिर है कॉस्टली होती है बहुत ज़्यादा मेमोरी। ज़्यादातर लोगों के पास 2 MB होता है, 3 MB होता है, उसी में सारा काम करना होता है। तो ये थोड़ा सा मोबाइल के बारे में बताया मैंने जी। नंबर को चेंज नहीं करते, क्यों तंग कर रहा हूँ मामू। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, व्हेन कंट्रोल स्विचिंग, सॉरी कॉन्टेक्स्ट स्विच, कॉन्टेक्स्ट स्विच किसे कहते हैं? When CPU switches to another process, the system must save the state and the old process and load the save state for the new process. यानी कि होता है क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बताई थी, PCB 0 PCB 1, यानी कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसको चलते चलते उसको वो रुका, इंटरप्ट आया, इंटरप्ट कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा प्रोसेस चला, ठीक है, दूसरा प्रोसेस चलते चलते रुका, फिर इंटरप्ट आया, फिर पहला प्रोसेस चला। तो इस तरह से इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि ओल्ड प्रोसेस की जो स्टेट थी उसको सेव कर लिया और नया प्रोसेस की स्टेट को जो है वो लोड कर लिया मेमोरी के अंदर। तो ये होगा कॉन्टेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो जाहिर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक में होता है, ये प्रोसेस के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पीसीबी में होती है उसके। तो पीसीबी एक्चुअली लोड होता है मेमोरी में और फिर वो जाहिर है सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। तो बार बार ये करना पड़ता है। अगर चार प्रोसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, तो वो चारों को ही चलाएगा। लेकिन चारों को चलाने के लिए उसको जाहिर है पहले प्रोसेस 1 को चलाएगा, फिर थोड़ी देर बाद प्रोसेस 2 को चलाएगा, 2 मिलीसेकंड इसको दिए, फिर 2 मिलीसेकंड इसको दिए, 2 मिलीसेकंड इसको देगा तो फिर इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी में आएगा P2 का। फिर 2 मिलीसेकंड खत्म होने के बाद जब P3 चलाएगा तो फिर इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो था वो सेव होगा, इसका सेव होगा और मेमोरी से निकाल दिया जाएगा। फिर इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ना P3 का, वो मेमोरी में आ जाएगा। और जब 2 मिलीसेकंड ये चल चुका होगा तो फिर इसको मेमोरी से जो है निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसकी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को सेव कर लिया जाएगा निकालने से पहले। फिर प्रोसेस 4 के जो है ना पीसीबी को मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा। तो एक्चुअली होता यही है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी में लोड होता है और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के मेमोरी के अंदर लोड होने को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी कि पुराना वाला सेव हो जाए प्रोसेस की स्टेट,
पीसीबी की इंफॉर्मेशन पुराने प्रोसेस की सेव हो जाए, उसको मेमोरी से निकाला जाए और फिर नया प्रोसेस मेमोरी में लाया जाए, नया प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेमोरी में लाया जाए। ये अमल चूंकि बहुत बार बार होता है, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको कहते हैं, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का बार बार मेमोरी में आना और बार बार मेमोरी से बाहर जाना। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज ओवरहेड। ये ओवरहेड होता है, एक्चुअली ओवरहेड ही होता है, क्योंकि जाहिर है बार बार मेमोरी के अंदर लोडिंग अनलोडिंग चलती जाएगी, तो ये एक तरह का ओवरहेड होता है। एंड द सिस्टम डज नॉट यूजफुल वर्क व्हाइल स्विचिंग। ठीक है, तो जाहिर है स्विच करने के अंदर तो कोई यूजफुल काम नहीं हो रहा होगा, सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही मेमोरी में आ रहा है और मेमोरी से जा रहा है। तो बार बार ये चीजें जो है वो मेमोरी में ही कहते हैं, सीपीयू के अंदर आ रही है, सीपीयू से जा रही है, सीपीयू एक्चुअली वो काम कर रहा होता है। तो बार बार ये सीपीयू जो है वो बार बार प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को जो है एक्सेस कर रहा है और भाग पुराने को निकाल रहा है, तो ये सारा सारा ओवरहेड होता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द पीसीबी द लॉन्गर द, जाहिर है जितना ऑपरेटिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, जितने ज्यादा काम कर रहा होगा, मल्टीटास्किंग ज्यादा कर रहा होगा, उतना ज्यादा उसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, डिले आना शुरू हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से ज़्यादा डिले आता है, तो डिले आना शुरू हो जाएगा अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बहुत तेज़ हो रही है और या ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा, तो जो है ना बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए ना हार्डवेयर को ज़रूर सपोर्ट करें। हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है ना वो उसको सपोर्ट कर दे। ठीक है, यानी कि आपका प्रोसेसर ऐसा हो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम को मिनिमाइज कर दे, वो थोड़ा फास्ट हो और इतना ज़्यादा उसके अंदर रजिस्टर्स वगैरह इतनी सारी चीज़ें हो कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो है ना वो कम से कम कर दे, मिनिमाइज कर दे। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर पर सीपीयू। कुछ सीपीयूज के अंदर रजिस्टर ज़्यादा होते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की इन्फॉर्मेशन को बाहर जल्दी जल्दी सेव कर देंगे, ज़ाहिर है काम सीपीयू के अंदर हो रहा होता है। तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट लोडेड एट वंस, तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एक ही वक्त में लोड कर सकने की सलाहियत होती है अगर प्रोसेसर अच्छा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं कि एक ही चिप के ऊपर जो है मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए, मल्टीपल कोर्स लगे हुए, जाहिर है फिर उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना है बहुत फास्ट हो जाता है। तो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट जो है एक ही वक्त में लोड हो सकते हैं, प्रोसेसर ज़्यादा है, 2 कोर है, 5 कोर है, Core i5 है तो 5 कोर है, Core i7 है तो 7 कोर है, सात जो है प्रोसेस एक वक्त में लोड हो जाएंगे, तो उससे फिर जो है डिले कम हो जाता है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हवाले से? अच्छा, प्रोसेस की अगर हम ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, प्रोसेस का अंदर 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस को ख़त्म किया जाता है, प्रोसेस टर्मिनेशन। और इस तरह के मतलब ये कुछ मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि प्रोसेस की क्रिएशन और डिलीशन जो है ये फ्रीक्वेंटली हो रही होती है। तो पेरेंट प्रोसेस भी होता है, पेरेंट प्रोसेस जो है वो चिल्ड्रन प्रोसेस क्रिएट कर सकता है अपने, और जो चिल्ड्रन प्रोसेस है वो अपने दूसरे चिल्ड्रन प्रोसेस क्रिएट कर सकता है, यानी कि पूरा ट्री बन सकता है। एक पेरेंट प्रोसेस बना, उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया, चाइल्ड प्रोसेस ने अपने चाइल्ड प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए, तो पूरा एक तरह का ट्री बन जाता है। ट्री ऑफ प्रोसेसेस जो है ना वो एस्टेब्लिश हो जाता है। तो प्रोसेस को फिर आइडेंटिफाई करिए, हजारों प्रोसेस होते हैं, तो हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो उसके लिए जो है प्रोसेस आईडी, हर प्रोसेस को एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक आईडी असाइन करता है, उस आईडी के जरिए उस प्रोसेस की पहचान होती है कि वो प्रोसेस कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रोसेस 1 लिखा, प्रोसेस 2 लिखा, इस तरह कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कोई से भी आईडी किस प्रोसेस को दे देता है जिससे उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। रिसोर्स शेयरिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, देखिए पेरेंट जो उसके चिल्ड्रन है वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज, तो चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स के जो रिसोर्सेज, जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। और पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज, ये भी होता है कि पेरेंट चाइल्ड जो आपस में कोई भी शेयर रिसोर्स ना करें, कोई भी रिसोर्स को शेयर ना करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे वो शेयर करें रिसोर्सेज को आपस में, ये भी ओके है, चाहे ना करें। कुछ सिनेरियो में होता है कि ना करें, तो वो उसमें फिर डिसेबल कर दिया जाता है ये ऑप्शन।
अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑप्शंस कौन से हैं? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों साथ साथ चले, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट वेट अंटिल चिल्ड्रन, पेरेंट जब तक वेट करते हैं जब तक चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। तो दोनों तरह के सिनेरियोज होते हैं। तो कभी कभी जो है दोनों को साथ चलाने की जरूरत होती है, कभी कभी ये होता है कि जब तक चिल्ड्रन टर्मिनेट ना हो तब तक पेरेंट वेट करें। दोनों तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं प्रोसेस। ये हम बात कर रहे थे प्रोसेस की क्रिएशन की। तो प्रोसेस क्रिएशन के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आपने देखी, और प्रोसेस आईडी का साइन ओनर देखा, और प्रोसेस जो है उसके रिसोर्स की शेयरिंग के बारे में हमने थोड़ा देख लिया यहाँ पे, और प्रोसेस अगर की एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लिया कि प्रोसेस चाहे तो कंकरेंटली एक साथ चले या पेरेंट वेट करे जब तक कि चाइल्ड अपना टास्क कंप्लीट ना करे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड से? नो सर। तो ये आप देखें लिनक्स सर में टाइम भी हो गया है सर टाइम भी हो गया, मैं कह रहा हूँ रहने देते बस। बस अब खत्म कर रहे हैं, 9:30 हुए ना अभी। सर अब ज्यादा नहीं पढ़ाएं जी सर खत्म हो गया सर, अब अभी 30 आप मिनट सर से जाएगा सेशन एंड होने। अच्छा, अटेंडेंस भी लेनी है आपको। अटेंडेंस तो कोई मसला नहीं है। अटेंडेंस जो है ना वो मैं इसी एंड में रखता हूँ ताकि सब एंड में मौजूद है। 25 लोग आए, अभी तो 30 से ऊपर चली, तो मसला हो जाएगा। 30 से ऊपर चली गई थी स्ट्रेंथ, ये तो 25 क्यों हो गई? अच्छा, भूख लग रही है, बंद कर दें। अच्छा, ये लिखा बंद कर दें, लेकिन भूख लग रही है लिखा, ठीक है। अच्छा सही है, एक काम कीजिए, मेकअप क्लास की ज़ाहिर है आप लोगों ने भी ज़ाहिर है चीज़ें आगे पीछे करके मैनेज किया, उसके लिए शुक्रिया। तो इसके आप एक काम करें, चैट पे जाके ना अपना नेम आईडी लिख दीजिए, और नेम आईडी लिख दें चैट पे जाके ना। क्लास आईडी हो सके तो वो भी लिख दें, क्योंकि 3 क्लासेस का मैंने एक साथ मेकअप लिया है ये, तो चैट पे जाके लिख दीजिए। मेरे पास नाम आ रहा है, शामी अनस का नाम आया है, मैं सुमेरा, नक्काश, मोहम्मद जहांगीर, शेख फैज़ान, ये सारे नाम आ रहे हैं मेरे पास बहुत तेज़ी के साथ। तो आप एंटर करते जाइए, अपनी आईडी से ही कीजिएगा। अरे गुल हक ये सर वो मैं कह रहा था क्विज वगैरह से पहले आप हमें लास्ट क्लास में बता देंगे ना? अब देखो क्विज आप तैयार है ना कि क्विज में चैप्टर असल में चैप्टर 2 तो है, वो तो हमने स्किप किया है, चैप्टर 3 पे आया मन के बाद डायरेक्ट। तो अभी पूरा नहीं हुआ, ये चैप्टर 3 पूरा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह क्विज दूंगा। हाँ बता दूंगा मैं। दिएगा। अच्छा, सब पूरे सबने मेरे ख्याल में एंट्री कर दी है, नेम आईडी काफ़ी सारे लोगों का आ गया। मैं चैट सेव कर रहा हूँ, और ठीक है इंशाल्लाह अपने फिर हम जो स्केड्यूल होगा उसके हिसाब से इंशाल्लाह सर मिलेंगे क्लास में। जी